सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करने की। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 4 से, और ये बेसिकली है टर्टल से रिलेटेड। तो इस आर्टिकल में बताया गया है किस तरह टर्टल का यूज किया जा रहा है नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट या फिर एनहांस करने के लिए। अब इसके आगे ये बताया गया है इन 2014 जब हमारी नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट की गई थी, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ने कोलैबोरेट किया था ताकि वो एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा स्टार्ट कर सके, जिसे बाद में नमामि गंगे कहा गया। यानी कि गंगा को क्लीन करने का एक जिम्मा उठाया गया इन दोनों इंस्टीट्यूशन के द्वारा। गंगा जैसे कि हमें पता है वो हमारे लिए एक काफ़ी होली रिवर मानी जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करती है। इनको क्लीन करने का जिम्मा उठाया गया था। तो इसके लिए ऑलमोस्ट 2017 में काफ़ी सारे टर्टल वाराणसी में छोड़े गए थे, क्योंकि हमें पता है वाराणसी एक होली प्लेसेस है और यहाँ पे काफ़ी सारे डेड को बरी किया जाता है, काफ़ी सारे फ्लावर्स शो किए जाते हैं रिवर वाटर बॉडी में। और क्योंकि टर्टल्स हमारे ऑर्गेनिक मैटर सच एज फ्लावर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज को ईट करके ख़त्म कर देते हैं, इसलिए टर्टल्स को वहाँ छोड़ा गया। और ये भी पाया गया कि इनके वहाँ छोड़ने की वजह से वहाँ के BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, FC यानी कि फेकल कॉलीफॉर्म एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ देखा गया। तो इस आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी ही बातें बताई गई थी। बेसिकली इसमें और भी कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि 5000 टर्टल्स हमारे 2017 में छोड़े गए थे, अभी 1000 और जोड़े गए, या फिर और भी बातें जैसे कि हमारे टर्टल्स को चंपर के रीजन से लाया जाता है, फिर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उन्हें हैच करवाया जाता है, फिर 2 साल रिवर में डालने से पहले पॉन्ड में ऑब्जर्व किया जाता है। ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो इन्हें हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। हम लोगों ने देख लिया है कि टर्टल्स फीड ऑन मीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वो हार्बिवोर और कार्निवोर दोनों हो सकते हैं, यानी कि फ्लावर ईटिंग भी हो सकते हैं या फिर फ्लैश ह्यूमन रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ईटिंग भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिवर क्लीन होती है और इम्प्रूवमेंट देखा गया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन में। और सॉरी, एट द एंड ये भी बताया गया है ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। हम अभी ही इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये एक यूजफुल होगा। हमें रिजल्ट जानने में ऑलमोस्ट 10 से 15 ईयर्स लगेंगे। तो इस आर्टिकल को एंड करके आगे बढ़ते हैं, और अगला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 6 से, और ये बेसिकली है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब इस आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरह यूएस के कारण DSS यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ WTO हमारी नॉन फंक्शनल है काफ़ी समय से, यानी कि 2019 से। अब इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह यूएसएस कॉन्स्टेंटली ब्लॉक कर रहा है हमारे DSS बॉडी को अपॉइंट होने से, जिसके वजह से वो 2019 से नॉन फंक्शनिंग है। अब यूएस ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि हमारे DSS उन पर काफ़ी सारे लॉज इम्पोज करते थे और लॉ ब्रीच के लिए उन्हें जिम्मेवार कहते थे। तो इस बार USA ने उनकी फंक्शनैलिटी या फिर उनके अपॉइंटमेंट पे ही रोक लगा दी। जैसा कि हमें पता है ये हमारी WTO मेजॉरिटी पे नहीं चलती, यानी कि यहाँ कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है। WTO के सभी मेंबर्स यानी कि सभी कंट्रीज को एग्री करना होगा, तभी कोई रिजोल्यूशन यहाँ पास हो सकता है। एक भी अगर मेंबर ना कहता है, यानी कि अगर कोई रिजोल्यूशन इंडिया को पसंद नहीं आता, अगर वो ना कहता है, तो अगर सारे के सारे मेंबर्स यस भी करेंगे तो भी वो रेजोल्यूशन वहाँ पास नहीं होगा। तो इसी कारण यूएस अगर अकेला भी ना कह रहा है, इसकी वजह से DSS अपॉइंट नहीं हो पा रही है। अब DSS को नहीं अपॉइंट करने का रीज़न देते हुए यूएस ने कहा है कि सबसे पहले उनका रोल डिफाइंड नहीं है, वो अपने पावर को ओवरब्रीच करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है जुडिशरी ओवररीच। इसलिए यूएसए का कहना है कि जब तक उनकी पावर को कंप्लीटली डिफाइन नहीं की जाए कि वो इस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं, तब तक DSS को अपॉइंट ना किया जाए।
सेकेंडली यूएस का कहना है कि डीएसएस हमारे प्रेसिडेंट को फॉलो करता है, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने इंडिया में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी डिसीजन में किसी पीछे के केस को भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि इस केस की वजह से ये हुआ था और यहाँ पे इसका ही यूज किया जाएगा। तो यूएसए को ये पसंद नहीं है। ये कहना है, यूएसए का ये कहना है कि डब्ल्यूटीओ या डीएसएस को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सिर्फ हमारे डब्ल्यूटीओ में नहीं होता है, यहाँ ये भी बताया गया है कि और भी इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सी, और इस तरह के ये लोग भी प्रेसिडेंट पे डिपेंडेंट हैं। और आखिर में ये सजेशन दिया गया है कि इस बार हम लोग वोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय से नॉन फंक्शनिंग है, 3-4 साल हो चुके हैं, तो हम वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि डीएसएस को अपॉइंट किया जाए। बट ये भी एक प्योर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यूएसए एक काफ़ी पावरफुल कंट्री है, और तो अगर वोटिंग के बेसिस पे डीएसएस को वापस लाया जाता है तो इससे यूएस काफ़ी नाराज़ होगा, इसलिए वोटिंग भी अभी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल नहीं बताया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बातें बताई गई थी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये बेसिकली एक रिपोर्ट को डिस्कस किया जा रहा है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। अब सबसे पहले इसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट इशू की है, जहाँ पे उन्होंने बताया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसी परफॉर्मेंस चल रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो इसने ऑलमोस्ट 2021 एंड 2022 दोनों के रिजल्ट को या दोनों के डेटा को प्रोड्यूस किया है। और ओवरऑल आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी काफ़ी नीचे गिरी है। सबसे पहले इस रिपोर्ट की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट को 10 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रेड को बोलते हैं दक्ष। अगर 90% से ऊपर कोई डिस्ट्रिक्ट स्कोर करता है तो उसे हम लोग टाइटल देते हैं दक्ष। 80 to 90 उत्कर्ष। अति उत्तम है हमारा 71 to 80%। उत्तम 60 to 70%। प्रचेष्टा इज 51 to 60। प्रचेष्टा 2 41 to 50। प्रचेष्टा 3 31 to ये। अब वापस से 3 आकांक्षी, जो कि 20 to 30, 10 to 20 एंड आखिर में 0 to 10 को दिया जाता है। तो सारे नेम बताने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट ने कौन कौन से पोजीशन हासिल की है, जो हमारे लिए एज सच बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। अब हम सीधा बढ़ते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। तो इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि ऊपर के 2 पोजीशन यानी कि 80 to 90 या फिर 90 अबव में किसी तरह के कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आए हैं। 71 to 80% में 2020 to 21 में ऑलमोस्ट 124 डिस्ट्रिक्ट आए थे, बट इस बार एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है। हाफ से भी कम हो चुके हैं ये, अब ये ऑलमोस्ट 51 ही बचे हैं, जो कि 71 to 80 के ग्रेड में आए हैं। सेकेंडली हमें 60 to 70 के लेवल पे भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इन दोनों की रिमेनिंग डेटा बाकी के 2 में गिरे हैं, यानी कि इन 2 सालों में ड्यू टू पैंडेमिक और डिजिटल एरा की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी नीचे आ गई है, जो कि ऊपर के टॉप में 2 थी, अब नीचे के टॉप में आ गई है। अभी भी एक खुशी की बात है कि लास्ट के 2 सेक्टर अभी भी खाली है, कोई भी 20 के नीचे नहीं आया है। अब आखिर में बात कर लेते हैं ये ग्रेडिंग सिस्टम डिसाइड कैसे होते हैं। इन ग्रेडिंग सिस्टम के टोटल पॉइंट्स की बात करें तो टोटल 600 पॉइंट्स होते हैं, जो 83 इंडिकेटर्स के आधार पर दिए जाते हैं। कैटेगरीज इसमें होते हैं टोटल 6, जिनमें आते हैं आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्टूडेंट इंटाइटलमेंट, स्कूल सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। अब इन 6 को हम लोगों ने देख लिया। अब इन 6 को फर्दर डिवाइड किया जाता है 12 सेक्टर में या फिर 12 डोमेन में, जिनमें हमारे ये सभी डोमेन आते हैं। हमें इन सबको याद नहीं करना, बट हमें इसे एक बार देख लेना है ताकि हम इन्हें अगर एग्जाम में आए तो आइडेंटिफाई कर सकें। और एट द एंड यही बताया गया है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें सभी हमारे सेक्टर वाइज रैंकिंग दी गई है, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट ये तो देख सकती है ना कि किस सेक्टर में उन्हें काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सेक्टर के कम पॉइंट्स मिले हैं
लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी पे, तो वो अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दे सकती है और इस सेक्टर को या इस डोमेन को आगे बढ़ा सकती है। तो इस तरह उनकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल हमारी एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम मेनली इम्प्रूव होगी। तो इस आर्टिकल में भी बस यही बताया गया था। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 13 से, और ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे ब्रिक्स से। हमें पता है ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें हमारे बी फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और आखिर में हमारे साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स के द्वारा टर्म किया गया था। ये स्टार्टिंग में हमारी BRIC थी, वापस से 2006 में इसमें एस जोड़ा गया, यानी कि साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया। अब ये पिक्चर न्यूज में क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ICC के सभी मेंबर्स, जो भी कंट्रीज उनमें मेंबर ग्रुप है, अगर यदि व्लादिमीर पुतिन उनके स्टेट या उनके कंट्रीज में आते हैं, यानी कि अगर ICC के मेंबर, जैसे कि ICC के मेंबर है साउथ अफ्रीका, अगर पुतिन साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं तो उनके खिलाफ वारंट इशू किया जाएगा और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। बट ब्रिक्स की अगली समिट साउथ अफ्रीका में ही होने वाली है, तो अब क्या होगा, क्या वो अरेस्ट होंगे या नहीं? बस इसके ऊपर ही एक छोटा सा पिक्चर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि उन्हें एज सच अरेस्ट करना चाहिए, बट साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दिस विल बी हेल्ड इन पर्सन, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस एडिटोरियल को खत्म करने के बाद हम पढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 18 से, और जो आजकल काफी न्यूज में है, वो है चंद्रयान 3। जैसा कि हमें पता है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, और इस आर्टिकल में बेसिकली उसके लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले बताया गया है कि चंद्रयान 3 हमारे LVM 3 पे लॉन्च होने वाला है। इसे हम लोग GSLV Mark 3 भी कहते हैं। अब इसरो की बात करें तो इसरो के पास सबसे पहले PSLV है, जिसमें इन्होंने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। PSLV को हमारे वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 59 लॉन्चेस या 56 लॉन्चेस हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ 2 फेल हुए हैं। इसमें काफी कंट्रीज इस पर ट्रस्ट करती है और अपने सैटेलाइट को इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू स्पेस में या फिर पोलर ऑर्बिट में भेजती है। सेकेंड है हमारी GSLV, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी पेलोड हमारे PSLV से ज़्यादा है। मेजर डिफरेंस की बात की जाए तो हमें पता है GSLV में हमें चाहिए क्रायोजेनिक इंजन, जो कि स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने रशिया से इंपोर्ट करवाया था। रशिया ने यह भी प्रॉमिस किया था कि ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी भी हमें देंगे, बट ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर हमें सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन मिला था। और इंडिया ने खुद अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया और पूरे वर्ल्ड में 6th कंट्री बना जिसके पास एक टेक्नोलॉजी थी, जिन्होंने खुद अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया था। और आखिर में है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि लो या फिर नियर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करते हैं। PSLV की अगर लोड की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 3.8 टन है और GSLV हायर पेलोड पे काम कर सकता है। और LVM 3 हमारी GSLV के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन। अब LVM 3 के 3 स्टेजेस हैं। PSLV के हमें पता था 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सॉलिड लिक्विड फ्यूल यूज होता है। बट LVM 3 में 3 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज में हम लोग यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल, जो कि रहता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन। सेकेंड स्टेज है हमारी लिक्विड फ्यूल। हमें पता है लिक्विड फ्यूल के लिए हम लोग यूज करते हैं विकास इंजन, ये हमारे PSLV में भी यूज होता है। और लिक्विड फ्यूल में हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या फिर अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। और आखिर में आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्रायोजेनिक इंजन, जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है और हम लोग अभी अपने डेवलप किए हुए क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं। इसमें हमारा फ्यूल होता है लिक्विफाइड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है लिक्विफाइड ऑक्सीजन। तो ये थी सारी डिटेल्स हमारे लॉन्च व्हीकल के बारे में। एंड इंडिया इज ऑल सेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन ऑन 14th जुलाई विद LVM 3। तो इस आर्टिकल के साथ हम आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड आवर इनिशिएटिव, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We will keep posting Hindu analysis on the daily basis. So see you all in the next video.